गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए उसके बारे में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, आज का हमारा पहला सवाल है कि मैम मेरी एक बार इक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकी थी, तो क्या आप मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी रुक सकती है, और दूसरी बार इक्टोपिक प्रेगनेंसी ना रुके उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रीवियसली जैसे आपने बताया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकी थी, तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कैसे हुआ था वह भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि मेडिसिन या तो इंजेक्शन्स वगैरह दिए गए थे या तो लेप्रोस्कोपिक जो ट्यूब है जिसमें हम साल्पिंगोस्टोमी कहते हैं, और दूसरा रहता है साल्पिंगेक्टमी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब रिमूव किया है या नहीं किया है वह जानना भी बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा है कि भारत देश में जैसे मेजॉरिटी हम जो देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो भी पेशेंट को रुकता है उसके पीछे कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब अगर डैमेज है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया रहते हैं वह अगर डैमेज है, तो इसी की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रिस्क रहता है वो बढ़ जाता है। और फेलोपियन ट्यूब डैमेज होने के जो रीज़न्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन रीज़न है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, और यह जो ट्यूबरक्लोसिस है जिसे हम कॉक्स कहते हैं, मोस्ट कॉमनली वह फेलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करता है। सो एक बार अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकी है तो आपका जो दूसरे साइड का फेलोपियन ट्यूब है या तो दोनों फेलोपियन ट्यूब, अगर प्रीवियस फेलोपियन ट्यूब भी प्रिजर्व की है तो वेदर नॉर्मल कंडीशन है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है, डैमेज है, तो यह सब जानना आवश्यक है। और मेजॉरिटी हम जो देखते हैं पेशेंट में कि अगर एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुका है तो दूसरी बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने के रिस्क हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो एक बार आपका ट्यूबरक्लोसिस के जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वह करके एक बार इवन HSG का जो जांच होता है वह भी करना चाहिए, या तो अगर HSG नहीं करना है तो लेप्रोस्कोपिक, हिस्ट्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक जिसे हम कहते हैं कि डायग्नोस्टिक, हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी, यानी कि सिंपल भाषा में दूरबीन की जो जांच होती है वह एक बार करके कंफर्म करना चाहिए कि वहाँ पे कोई डिजीज़ या तो फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी कंडीशन कैसी है। अगर एवरीथिंग इज़ फाइन तो आप नेचुरली प्लानिंग कर सकते हैं, या तो IUI या तो IVF, जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। लेकिन यह चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि अगर एक बार एक्टोपिक रुका है तो दूसरी बार एक्टोपिक रुकने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ओके, अगला सवाल है कि थायराइड का लेवल 6.1 है, तो क्या हम IVF साइकिल शुरू कर सकते हैं या थोड़े टाइम के बाद करना चाहिए? थायराइड के जो वैल्यूज़ हैं, सीरम TSH 6.1 है, सो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने का समय जाने देना चाहिए। और जब भी थायराइड मतलब सीरम TSH वैल्यू जो है लेस देन 2.5 होता है, उसी के बाद अगर आप IVF साइकिल स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगला सवाल है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद डायबिटिक पेशेंट और हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उनको डाइट में क्या लेना चाहिए? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, और आपने बताया कि डायबिटीज़ है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, सो जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए, जिसे हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो कहते हैं, जिसमें आपका जो शुगर इनटेक है वो आपको कम लेना है। और ओवरऑल हमारा एक वीडियो भी है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, डाइट आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट रहता है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वह है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स वगैरह का इंटेक ज़्यादा रख सकते हैं। खट्टे जो फ्रूट्स हैं जिसमें से आपको विटामिन C वगैरह मिलेगा, तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे मौसम्बी, ऑरेंजेस हैं, कीवी, यह सब का सेवन आप बढ़ा सकते हैं। 2 जो फ्रूट्स हैं, पपैया है, पपीता और पाइनएप्पल, ये 2 फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। प्लेंटी ऑफ ओरल लिक्विड्स, यानी कि पानी का जो सेवन है कम से कम आपको मिनिमम 2 to 3 लीटर्स करना है। और हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको कैबेज और यह जो फैमिली है उसके जो
वेजिटेबल्स है उसका सेवन कम करना है, इवन पटेटोज़ वगैरह। ऑब्वियसली डायबिटीज़ और थायराइड दोनों में आपको अगर पटेटोज़ का सेवन अगर कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अगला सवाल है कि मेरा ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र हुआ था और 8 अप्रैल को मेरा बीटा HCG नेगेटिव आया था और वो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऑलरेडी आपका हो चुका है, और अगर आपके स्ट्रॉज अवेलेबल है, यानी कि फ्रीजिंग ऑलरेडी हुआ है और अगर स्ट्रॉ अवेलेबल है तो वापस आप फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं। और अगर एक भी स्ट्रॉ आपका अभी बैकअप में नहीं है तो आपको अगेन सेकेंड साइकिल स्टार्ट करना चाहिए, विच विल बी अ फ्रेश IVF साइकिल। ओके, अगला सवाल है कि IVF की प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं या कितने महीने की वो प्रोसेस है? IVF की जो प्रोसेस है बेसिकली पीरियड के 2 प्रोटोकॉल रहते हैं, एक लॉन्ग प्रोटोकॉल है, एक शॉर्ट प्रोटोकॉल है। मेरा एक वीडियो है IVF के दौरान क्या क्या ध्यान रखना है, या तो IVF का जो प्रोसेस है वो कितने समय का होता है, वो भी आप एक बार विस्तारित रूप से देख सकते हैं ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। IVF की जो साइकिल है वह 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक है लॉन्ग प्रोटोकॉल जिसमें हम पीरियड के मतलब जो साइकिल आपका है उसके 21वें दिन से यह प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है, इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट होते हैं, पीरियड आ जाता है, उसके बाद दूसरे जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, और ऑन एन एवरेज पीरियड के 12th या तो 14th डे पे आपका oocyte पिकअप का प्रोसीजर आता है। इन केस फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है तो 3rd या तो 5th डे को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है। अगर ऑल फ्रीज साइकिल करते हैं, हालांकि आजकल ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द IVF सेंटर्स जो है सब ऑल फ्रीज प्रोटोकॉल ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑल फ्रीज में सक्सेस रेट फ्रेश ट्रांसफ़र से हमेशा ज़्यादा रहते हैं। सो अगर ऑल फ्रीज करते हैं तो वही टाइम आपका जो भी पिकअप होता है उसके 3rd या तो 5th डे जो भी एम्ब्रियोज डेवलप हुए हैं उसको फ्रीजिंग किया जाता है। उसके बाद आपके नेक्स्ट पीरियड आते हैं एंड देन उसके 21 डेज़ के बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यदि लॉन्ग प्रोटोकॉल में जाते हैं और फ्रेश ट्रांसफ़र होता है आपका, तो ऑन एन एवरेज आपका जो साइकिल रहता है वो 1.5 महीने का होता है। शॉर्ट प्रोटोकॉल और फ्रेश ट्रांसफ़र अगर होता है तो विदिन 1 मंथ आपका यह साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर लॉन्ग प्रोटोकॉल और उसके बाद ऑल फ्रीज जाते हैं तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, और फ्रेश एम्ब्रियो शॉर्ट प्रोटोकॉल और उसके साथ अगर ऑल फ्रीज प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है तो ऑन एन एवरेज आपको 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। ओके, अगला सवाल है कि मेनोपॉज के 3-4 साल के बाद एक बार पीरियड आया है तो मुझे क्या करना चाहिए? मेनोपॉज के बाद अगर आपको पीरियड आता है तो यह एक रेड अलर्ट हम कहते हैं, यानी कि यह एक चिंता का विषय बन सकता है, अनलेस कि आपका जो बायोप्सी, जनरली जो पेशेंट है, जो महिलाएं हैं, उनका मेनोपॉज आ गया है और उसके बाद अगर उनको ब्लीडिंग होती है तो यह पेशेंट का एक सोनोग्राफी करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है वह समझ में आता है। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है तो जनरली आप जो भी गायनेक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वो आपको गाइड करेंगे कि ऐसे केसेस में एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेना बहुत ही ज़रूरी है। बायोप्सी का रिपोर्ट आपका क्या आता है, जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यानी कि यूट्रस का जो अंदर का लाइनिंग है उसमें अगर कैंसर की संभावना है, तब मेजॉरिटी जो पेशेंट्स रहते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो हम देखते हैं कि एक बार मेनोपॉज आने के बाद अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो आपको एक बार बायोप्सी करवा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि वहाँ पे कोई कैंसर के लक्षण नहीं है। अगर ऐसा रिपोर्ट आता है कि कैंसर की संभावना है तो उसका जितना हो सके उतना जल्दी ही सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो भी स्टेजिंग वगैरह रहेगा वह हिसाब से उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट या तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज़ करना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कि मेरी बेटी 12 साल की है और पीरियड नहीं आए है, अगर वो 13 साल की होती और तब तक पीरियड नहीं आते तो मुझे क्या करना चाहिए? आई थिंक पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि 12 साल की उम्र है और पीरियड अभी तक नहीं शुरू हुए हैं। सो जनरली जो मेनार्की की पीरियड्स शुरू होने की जो उम्र होती है 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में कभी भी पीरियड्स शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी 10 साल की हो गई और पीरियड नहीं आया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है।
काफ़ी बार हम देखते हैं कि 13-14 ईयर्स के होते हैं तभी भी पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए हैं। सो आइडियली 16 साल की उम्र तक वेट करना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स है या तो जो भी टीनेजर गर्ल है उनको ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पीरियड क्यों नहीं आया है, तो ऑलवेज़ उनका एक गायनेक चेकअप कर सकते हैं, एक बेसलाइन सोनोग्राफी कर सकते हैं और हार्मोन्स के जो रिपोर्ट्स होते हैं वह करके एक बार देख लेना चाहिए कि और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है कि बाय 16 ईयर्स की 16 साल की उम्र जब कंप्लीट होती है उसके पहले नेचुरली उनके पीरियड शुरू हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक बार आपका चेकअप करवा लेना है तो आप अपने जो भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाकर अपना सोनोग्राफी और हार्मोन्स के टेस्ट करवा सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मैं 37 ईयर की सिंगल हूँ, यूट्रस में फाइब्रोइड डिटेक्ट हुआ है, पीरियड भी रुक रुक के होता है, शादी की बात चल रही है, प्रॉब्लम तो मैं इस फाइब्रोइड की प्रॉब्लम से परेशान हूँ, प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए। ये मैंने नज़दीक के गायनेक को दिखाया है पर उन्होंने सिर्फ फाइब्रोइड की दवाई दी है, पर पीरियड्स के टाइम पे भी मुझे बहुत पेन होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मल्टीपल फाइब्रोइड्स की समस्या बताई है और जनरली अभी आपने बताया कि आपकी शादी की बात चल रही है। सो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं जो अनमैरिड है या तो जिनका अभी तक फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में है, तो उनके लिए मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो इसी के लिए आपके जो भी गायनेक डॉक्टर हैं उन्होंने आपको मेडिसिन दी है। जनरली मेडिसिन से क्या होता है कि आपका जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है और प्लस फाइब्रोइड की जो साइज़ होती है वो भी थोड़ी कंट्रोल में आती है। हालांकि ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि फाइब्रोइड की साइज़ नहीं बढ़ सकती है, लेकिन जितना भी समय है उसमें आपको सिम्टोमेटिक यानी कि आपका जो पेन है वह थोड़ा कम हो सकता है और आपका जो ब्लीडिंग है, जो फ्लो है, वह थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि जो भी पेशेंट है जिनको फाइब्रोइड्स है लेकिन फैमिली आपका कंप्लीट नहीं हुआ है या तो आपका अभी शादी की भी बात चल रही है, तो एट प्रेजेंट हम ऐसा मेजर कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं। और अगर सिंगल फाइब्रोइड है, बड़ी साइज़ का है, तो हम ओनली फाइब्रोइड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब ये मल्टीपल फाइब्रोइड्स हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं, तो इसकी वजह से ऐसे पेशेंट में सर्जरी का ऑप्शन जनरली हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं। सो आपके लिए जो आपको मेडिसिन दी गई है वो मेडिसिन आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जब भी आपको ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो मेफ्टाल्सपास करके टैबलेट आती है, उसका सेवन आप कर सकते हैं, जस्ट कि आपको पीरियड्स के पहले या तो पीरियड्स के दौरान अगर पेन होता है तो वो कम करने के लिए। ओके, अगला सवाल है कि मेरी उम्र 20 साल की है, मुझे पेशाब करके 10 मिनट के बाद वापस से पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है और जब मैं पेशाब करती हूँ तो वो भी थोड़ा कम ही आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जनरली अगर आपको यूरिन में ऐसी समस्या है, पेशाब में, सो मेजॉरिटी जो हम देखते हैं कि यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो ऐसे आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आप अपना फीवर वगैरह की हिस्ट्री आपने बताई नहीं है, जस्ट बार बार यूरिन पास करने की समस्या होती है और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में यूरिन होता है। सो आपका वाटर इनटेक आप बढ़ा सकते हैं और एक आप सीबीसी और यूरिन का रिपोर्ट करवा सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वह हिसाब से आपको फर्दर ट्रीटमेंट गाइड कर सकते हैं। बैठे या सोने के बाद उठने से तुरंत यूरिन पास हो जाता है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बैठने पे या तो सोने पे? सोने से उठने पे। सोने से उठने पे तो जनरली ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो ओबेसिटी यानी कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है या तो आपकी कोई प्रीवियस सर्जरीज ऐसी हुई है, बार बार जैसे नॉर्मल डिलीवरीज हुए हैं और उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, या तो काफ़ी सारे दूसरे रीज़न्स है कि डायबिटीज़ वगैरह है, आपके जो मसल्स है वो अगर वीक हो गए हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, तो ऐसे पेशेंट में जनरली यह सारी समस्या पाई जाती हैं। तो आप थोड़ा अपने जो आपका वेट कितना है, बीएमआई कैसा है, यह सारा हिस्ट्री अगर आपका मिलेगा तो हम और अच्छी तरह से आपको इस समस्या में गाइड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि 3 टाइम मेरा आईवीएफ फेल हो चुका है, इसलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने एरा टेस्ट भी करवाया। एरा रिपोर्ट में आया था प्री रिसेप्टिव आया था, 143 आवर प्लस और माइनस 3 आवर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 5 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया था डॉक्टर ने, मगर इस बार भी आईवीएफ फेल हुआ है, तो अब तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? जनरली एरा टेस्ट अगर आपका हुआ है
काफ़ी बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि एरा टेस्ट हो गया है तो इसके बाद जब भी IVF साइकिल होती है तो 100% रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि एरा टेस्ट जो है वह एक रिसेप्टिविटी जो विंडो है उसका टाइम बताता है, ठीक है। लेकिन और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। और प्लस यह चीज़ सभी पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस रेट ऑफ IVF साइकिल जो है वो हमेशा 45 to 50% रहता है और 50% चांसेस है कि वह साइकिल फेल भी हो सकता है, चाहे आपका एरा टेस्ट हुआ है चाहे आपका एरा टेस्ट नहीं हुआ है। जो सक्सेस रेट और फेलियर रेट जो है वह एक्सेप्ट करना बहुत ही आवश्यक है। प्लस आपका अगर यह सारे टेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर IVF में रिज़ल्ट नहीं मिला है तो प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोसिस जिसे हम कहते हैं PGT-A, यह भी आप करवा सकते हैं, जिसमें यूप्लॉइड एंड एनुप्लॉइड एम्ब्रियोज जो रहते हैं वह सेपरेट किए जाते हैं और उसके बाद उसमें से ट्रांसफ़र किए जाते हैं जो नॉर्मल एम्ब्रियोज रहते हैं। आई थिंक आपके लिए अभी जो ऑप्शन है वह यह एक ऑप्शन आप ले सकते हैं ताकि आपके जो सक्सेस रेट है वो बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम अगले वीडियो में भी बताया है कि अगर आप कोई क्वेश्चन भेजते हो, सवाल पूछते हो, तो उसमें आप अपनी एज, रिपोर्ट्स में क्या आया है, फाइब्रोड है तो उसकी साइज़ कितनी है, या कोई रिपोर्ट्स है तो उसमें क्या बताया है, वो आप पूरे सेंटेंस में लिखें तो हम आपको आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।